हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 12वां है। यहाँ पर हम औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर भारत में यदि हम नगरीकरण को देखें तो भारत में नगरीकरण का जो इतिहास है ये विश्व में सबसे प्राचीन है। भारत में हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही नगरों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जब महाजनपद काल आया तो महाजनपद काल में भी हमें पुनः बड़े बड़े नगर देखने को मिलते हैं। और महाजनपद काल से लेकर अब तक जितने भी शासक रहे हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नगरों का विकास किया है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है औपनिवेशिक शहरों की, तो औपनिवेशिक शहरों का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी व्यापारिक गतिविधियों को फैलाया है तो उस दौरान उन्होंने अपनी व्यापारिक सुगमताओं के लिए जिन स्थानों को चुना है उनका बाद में विकास किया है। और वो स्थान जो है ऐसे करके औपनिवेशिक शहर कहलाए हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हम 3 बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता और बंबई के विकास क्रम को गहनता से देखेंगे। तो इनके बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं। जैसे तीनों शहर बड़े शहर बनने से पहले मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों की वजह से व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास में, 1690 में कलकत्ता में बस गए हैं। 1661 में बंबई को जो है ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। यानी कहने का मतलब यह है बंबई पर कभी पुर्तगालियों का अधिकार था, और जब ब्रिटेन के राजा ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया है तो ऐसे में पुर्तगाल के शासक ने ब्रिटेन को इसे दहेज में दे दिया है। और बाद में ब्रिटेन के राजा ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1661 में सौंप दिया है। तो ऐसे करके मुंबई जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई है। तो यहां पर हम पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ये पहले का पहला सब पॉइंट। पहले का सेकंड सब पॉइंट, कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गए। पहले का थर्ड सब पॉइंट, 1661 में बंबई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। तो यहां पर हमने इन तीनों शहरों के बारे में इनकी जो रूपरेखा है वो हमने जान ली है, कैसे कैसे यहां पर अंग्रेज पहुंचे हैं, कैसे कैसे उन्होंने इनका विकास करना स्टार्ट किया है। अब देखिए यहां पर ये बताया गया है कि ये मद्रास, बंबई और कलकत्ता को अगर हम देखें, इनके नक्शे अगर हम देखें तो इनका जो विकास किया गया ये पुराने भारतीय कस्बों से काफी हद तक अलग था। इन शहरों में जो बनाए गए भवन हैं तो उन भवनों पर अपने औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी भवनों का विकास किया गया है तो वो भवन इंडो गॉथिक शैली में बनाए गए हैं। यानी जो शैली ब्रिटेन में चलती थी या जो शैली यूरोप के भवनों के निर्माण में प्रयुक्त होती थी, वही शैली यहाँ के भवनों में भी प्रयोग की गई है। अब देखिए आपकी हेडिंग पड़ेगी पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर। पूर्व औपनिवेशिक काल का मतलब ये है कि अंग्रेजों के आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हमारे यहाँ जो बड़े बड़े कस्बे और शहर थे उनका हाल क्या था, उनके बारे में यहां पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कस्बा और गांव में अंतर होता है। कस्बा जो होता है गांव से थोड़ा बड़ा होता है। कस्बा जो है विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बनकर उभरे हैं। लोग ग्रामीण अंचलों में खेती करते हैं, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे, जबकि कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक और शासक रहते थे। कस्बों का जो है ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे।
देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप जो है गांव में किए जाते हैं, और जब प्राथमिक क्रियाकलाप में अतिरिक्त उत्पादन होता है फिर उन्हें मार्केट में बेचा जाता है, तो ऐसे करके कस्बों का विकास होता है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा जो पूर्व औपनिवेशिक काल के कस्बे थे तो उन कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, ये इनकी एक खास बात थी, और ये खास बात इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से अलग करती थी। इसके बारे में ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है, किसान जो है जब भी तीर्थ यात्रा करते थे या लंबी दूरियां तय करते थे तो वो कस्बों से ही होकर गुजरते थे। इसके अलावा अकाल के समय में जब गांव में खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो गांव की जो जनता होती थी ये कस्बों में जमा हो जाती थी। लोगों और माल का कस्बों से गांव की ओर विपरीत गमन भी था, यानी कई बार क्या होता था, कस्बों से गांव की ओर माल का गमन भी होता था। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो कस्बों के लोग अक्सर ग्रामीण अंचलों में शरण लेते थे, ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो कि आज के समय में भी आप देखेंगे कि शहरों से सामान उठाकर गांव गांव जाकर बेचते हैं, जैसे फेरी वाले हैं, आपके रेहड़ी वाले हैं जो कि शहरों के दुकानों से सामान उठाएंगे और गांव गांव जाकर बेचेंगे। तो उस समय भी ऐसे कुछ लोग देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। तो देखिए कुछ कुछ पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सेकंड पॉइंट अब आप लिखेंगे, कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। देखिए ग्रामीण के बारे में हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ग्रामीण जीवन की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में आप लोग जानते हैं। सेकंड का पहला सब पॉइंट, कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। ये सेकंड का पहला सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, ये सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है। इसी में थर्ड सब पॉइंट, ग्रामीण इलाकों के लोग अकाल के समय कस्बों में जमा हो जाते थे। इसी में फोर्थ सब पॉइंट, जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। देखिए इसी में पांचवा सब पॉइंट और ऐड कर दीजिए, लोगों और माल का कस्बों से गांव की ओर विपरीत गमन भी था। तो आपने 2 के 5 सब पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। चूंकि यहां पर हम पूर्व औपनिवेशिक शासन की बात कर रहे हैं, पूर्व औपनिवेशिक शहरों की बात कर रहे हैं, तो पूर्व औपनिवेशिक का मतलब यह है ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हमारे यहाँ मुगल शासन था। तो यहाँ पर मुगल शासन के नगरों की हम बात करेंगे कि मुगल शासन के नगर जो थे वो कैसे हुआ करते थे, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ बताया है कि आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मनसबदार और जागीरदार इन शहरों में अपने आवास रखते थे। इन सत्ता केंद्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेतक था, यानी कि चूंकि ये जो है शाही प्रशासन के केंद्र थे तो यहाँ पर आवास होना एक अमीरी का संकेत भी था और प्रतिष्ठा का भी संकेत था। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रहने वाले कुलीन वर्ग को यहाँ पर तमाम तरह की सेवाएं चाहिए होती थी, जिनके लिए यहाँ पर शिल्पकार वगैरह भी रहते थे। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से इन कस्बों या शहरों के लिए अनाज लाया जाता था। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था। इसके अलावा जो सम्राट हैं, सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें आप देखेंगे जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार तथा कारवां सराय ये सब स्थिति होती थी। अब देखिए पहले ये उत्तर भारत के जो नगर हैं मुगल काल के, उनके बारे में बात हो रही है, तो उनके बारे में कुछ चीजें हम नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे।
तो यहां पर आप तीसरा पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसी में सब पॉइंट मनसबदार और जागीरदार इन शहरों में अपने आवास रखते थे। ये आपका तीसरे का पहला सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ये तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है। तीसरे का थर्ड सब पॉइंट ग्रामीण अंचलों से यहां के निवासियों और सेना के लिए अनाज लाया जाता था। इसके अलावा देखिए चौथा सब पॉइंट आप लोग लिखेंगे यहां पर राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था। इसमें पांचवा सब पॉइंट सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। ये मुगल काल के नगरों की बात हो रही है। इसी में ही छठवां सब पॉइंट है अब आपका नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार तथा कारवांसराएं स्थित होती थी। देखिए चूंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पर आपको देखेंगे आप लोग कि यहां पर उत्तर भारत के नगरों के बारे में भी चर्चा की गई है और दक्षिण भारत के नगरों के बारे में भी चर्चा की गई है, तो हम उनको स्किप नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में तथ्यों को हमें लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद बात हो रही है दक्षिण भारत के नगरों की। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरै और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होते थे और ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। सामान्यतः यहाँ के जो शासक हैं धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊंचा पदाधिकारी और मुख्य संरक्षक यहाँ का होता था। समाज और शहर में अन्य समूहों और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से तय होता था। ये यहाँ की खास बात थी कि यहाँ पर किस व्यक्ति का क्या स्थान होगा ये इस बात से तय होगा कि उसके शासक से संबंध कैसे हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरै और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। इसी में सब पॉइंट धार्मिक त्योहार, इनमें धार्मिक त्योहार अक्सर मेलों के साथ होते थे जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। जब मेले लगते थे तो मेलों में जो दुकानें लगती थी उनमें लोग खरीदारी भी करते थे। तो धार्मिक त्योहार भी हो गया और ऐसे करके वहां पर व्यापारिक गतिविधियां भी फल फूल गई। ये चौथे का पहला सब पॉइंट है। इसी में अगला सब पॉइंट सेकंड सब पॉइंट शासक, सामान्यतः शासक धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊंचा प्राधिकारी और मुख्य संरक्षक होता था। इसी में थर्ड सब पॉइंट समाज और शहर में अन्य समूहों और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से तय होता था। यह दक्षिण भारत के मंदिरों की बात हो रही है। अब देखिए मध्यकालीन शहरों के बारे में बताया गया है। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हर एक से भिक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना स्थान पता हो। तो उत्तर भारत में क्या किया गया? उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य जो था वो कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर भी रखता था
और वहां की कानून व्यवस्था को भी बनाए रखता था, जिससे लोग जो हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था का अतिक्रमण न करें। तो यहां पर 5वां पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे मध्यकाल में उत्तर भारत में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। यह आपका 5वां पॉइंट है। अब देखिए यहां पर एक कहानी बताई गई है कि जवाहरलाल नेहरू के जो दादा थे गंगाधर नेहरू, ये 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। इनके बारे में ये बात बताई गई है। अब 18वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन आए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगल सत्ता के पतन के साथ जो मुगलों के राजनीतिक और शाही प्रशासनिक केंद्र थे उनका भी पतन हो गया और उनके स्थान पर अब नए शहरों का विकास होने लगा। यह सब 18वीं शताब्दी में बदलने लगा है। राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का फिर विकास होने लगा। मुगल राजधानियां दिल्ली और आगरा ने अपनी जो राजनीतिक प्रभुत्व था ये खो दिया है। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास, जैसे क्षेत्रीय राजधानियां लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा और तंजौर यानी आज का तंजावुर, ये बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार वगैरह थे जो कि पहले पुराने मुगल केंद्रों में रहते थे, ये नई जगहों पर शिफ्ट होने लगे हैं। ये नई राजधानियों में काम के लिए ये वहां पर जाने लगे हैं। तो ये बात यहां पर बताई गई है। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबद्ध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया है। देखिए वर्तमान में आप जो कस्बे देखते हैं या गंज, कई जगहों पर पीछे लगा हुआ पहाड़गंज है, ये फलाना गंज है, तो ये कौन थे, ये गंज कैसे पड़ा? गंज जो है यहीं पर काम करने, जो मुगल काल में काम करने वाले जो अधिकारी थे, यानी जो संभ्रांत या बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने अपने अपने खुद के कस्बे बसा लिए, तो उनको ये नाम दे दिया कि किसी ने किसी के नाम से गंज लगा दिया। तो वही चीजें हैं। तो गंज जो है वैसे एक छोटा स्थायी बाजार होता है, तो उसको गंज कहा जाता है। कस्बा जो है ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता है, जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। कस्बा और गंज की अगर बात करें तो दोनों कपड़ा, फल, सब्जी, दूध उत्पादों से संबद्ध हैं। पहले हम यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो 6वां पॉइंट अब आपका आएगा। इसमें आप लिखेंगे मुगल सत्ता के पतन के बाद नई क्षेत्रीय ताकतों का, मुगल सत्ता के पतन के बाद नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास क्षेत्रीय राजधानियों डेस, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। इसी में पहला सब पॉइंट, उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबद्ध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया। कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया। अब देखिए इसके नीचे नोट लगा दीजिए और नोट लगा के कस्बा के बारे में और गंज के बारे में लिख दीजिए कस्बा और गंज में क्या अंतर है। तो नोट लगा के कस्बा जो है ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता है, जो सामान्यतया स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। इसमें फिर गंज एक छोटे स्थायी बाजार को कहा जाता है। तो ये नोट लगा दीजिए। आपका 6वां पॉइंट और 6वें का पहला सब पॉइंट हो गया। अब देखिए जब मुगल सत्ता का पतन हुआ और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जा रहे थे, तो ऐसे में लूटपाट, युद्ध वगैरह ये सब चीजें भी हुई। आगे यहां बताया गया है कि मुगल काल में ही यूरोपीय कंपनियों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर अपने आधार स्थापित कर लिए थे। जैसे पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में और फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में।
तो देखिए ये आपका 7वां पॉइंट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो चीज़ें छुपी हुई हैं। एक तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि इन कंपनियों ने, इन यूरोपीय कंपनियों ने कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, ये पता चल रहा है। दूसरी बात, इनका जो भारत में आने का क्रम है वो भी आपको पता चल रहा है कि पहले कौन आए हैं। पहले पुर्तगाली आए हैं, उसके बाद डच आए हैं, फिर आपके कौन आए हैं, अंग्रेज आए हैं, फिर फ्रांसीसी आए हैं। तो क्रम भी आपको पता चल रहा है। तो आप लोग लिखेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में, और फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में। यानी पांडिचेरी का मतलब वही आज का जो पुदुचेरी है, उसी पांडिचेरी की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में जब मुगल सत्ता का अंत हुआ तब इन कंपनियों को और ज़्यादा अवसर मिल गए हैं। देखिए मुगल सत्ता में जो व्यापार होता था वो मोस्टली स्थल आधारित व्यापार था। अब चूंकि ये कंपनियां जो थी ये समुद्र पारी कंपनियां थी, यानी कि यहाँ समुद्र पारी कंपनियां जब भारत में आई हैं तो ऐसे में अंतर्देशीय व्यापार स्टार्ट हो गया। यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्टार्ट हो गया है। और इस ट्रेड में सबसे ज़्यादा रोल जो निभाया है वो जल शक्ति ने निभाया है, क्योंकि उस समय बड़े बड़े जहाज़ों का आना जाना भारत से स्टार्ट हो गया था। तो पहले जो व्यापार जो कि स्थल आधारित था, अब जल शक्ति आधारित व्यापार यहाँ पर होने लगा है। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद और पूंजीवाद की जो शक्तियां हैं अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी थी। 7वें का पहला सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। ये 7वें का पहला सब पॉइंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद अंग्रेजों के हाथ में और ज़्यादा पावर आ गई है और ऐसे करके इन्होंने मद्रास, कलकत्ता और बंबई का और तेजी से विकास करना स्टार्ट किया है। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला है, मद्रास, कलकत्ता और बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह ये शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरने लगे हैं और लगभग 1800 तक आते आते जनसंख्या के लिहाज से ये भारत के विशालतम शहर बनकर उभरे हैं। ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए 7वें में ही सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप। इसमें लिखेंगे 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया, मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरे। ये 7वें का सेकंड सब पॉइंट है। इसी में देखिए 7वें का सेकंड सब पॉइंट मत बनाइए, इसे 8वां पॉइंट बना लीजिए। 8वें का पहला सब पॉइंट आप लोग लिखेंगे लगभग 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए थे। ये आपका 8वें का पहला सब पॉइंट है। अब आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल। यहां पर हम औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास को जानेंगे। अब देखिए अंग्रेजों ने समय समय पर क्या है बढ़ते हुए शहरों का सर्वेक्षण वगैरह भी करवाया है, उनकी सर्वे वगैरह करवाई है कि इसमें कितने लोग रह रहे हैं। और सर्वे करवाने के कई रीजन थे। एक रीजन तो ये था कि शहर की पूरी प्रशासनिक योजना तैयार करना, शहर के आर्थिक विकास का ढांचा तैयार करना। दूसरा रीजन ये था कि वहाँ पर जो पब्लिक रह रही है, अगर मान लीजिए कोई विद्रोह वगैरह हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में भी रणनीति बनाना। इस वजह से इन्होंने जो भी शहर हैं उनके सर्वेक्षण करवाए हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड्स भी रखे हैं ताकि लोगों के बारे में इन्हें जानकारी मिल सके। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जो हैं जरूरी होते हैं। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे हैं तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए
बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी अब यहाँ पर नक्शे बनाए जाने लगे हैं, ये प्रॉपर मैप तैयार किए जाने लगे हैं। 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के लिए जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करना, इसकी कोशिश भी स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा टकरावों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, कुछ हद तक इसमें निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की भागीदारी भी इसमें शामिल कर दी है, ताकि लोग टकराएं ना कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से हमारी सत्ता पर कब्जा कर लिया है, इस तरह की स्थिति क्रिएट ना हो। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखना था। अब देखिए इसमें 9वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे, जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने के लिए और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे। ये आपका 9वां पॉइंट है। अब देखिए इसी में सब पॉइंट 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के जरिए 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था की सेवाएं उपलब्ध कराना था। यह आपका 9वें का सेकंड सब पॉइंट है। कुछ चीजें बताई गई हैं। दूसरी तरफ नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड पैदा हुए, जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखा जाने लगा। शहर के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। यहाँ पे जनगणना कब की गई उसके बारे में बताया गया है। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है 1872 में किया गया है। इसके बाद 1881 से हर 10 साल में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई, जो कि आज भी वर्तमान में जारी है। तो यहां पर 9वें का थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 9वें का चौथा सब पॉइंट, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। इसके बाद 1881 से 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। यह आपका 9वें का चौथा सब पॉइंट है। तो जनगणना से इन्हें ये मदद मिलती थी कि कितने लोग शहर में रह रहे हैं, कितने लोग इस हालत में उनसे टैक्स वसूला जा सकता है। तो इनको एक व्यवस्थित आंकड़े मिल जाते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस समय के आंकड़े उनमें त्रुटियां नहीं थी, उनमें त्रुटियां थी, लेकिन फिर भी उस समय का अध्ययन करने के लिए आज के इतिहासकार इन आंकड़ों पर ही निर्भर हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया है, जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थी। कई बार यह वर्गीकरण निहायत अतार्किक हो जाता था और लोगों की परिवर्तनशील व परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाता था। यानी जनगणना आयुक्तों ने मान लीजिए श्रेणियां बना दी, मजदूरों की बना दी, किसानों की बना दी, व्यापारियों की बना दी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, कारीगर भी हैं, व्यापारी भी हैं। अब वो कौन सी श्रेणी में रखे जाएं? तो ऐसे में कई बार क्या होता था, आंकड़े हो जाते थे और रिपीट हो जाते थे। यानी एक ही नाम, जो एक व्यक्ति का नाम व्यापारी वाली लिस्ट में भी है और कारीगर वाली लिस्ट में भी है। तो कई बार क्या है, जनगणना के जो आंकड़े थे वो त्रुटिपूर्ण हो जाते थे। ये बात भी यहाँ दोहराई गई है।
लोग जो थे वो जनगणना के कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। लोगों के मन में ये डर बना हुआ था कि जनगणना के माध्यम से ब्रिटिश सरकार उनकी जो स्थिति है उसका आकलन कर रही है और कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई नया टैक्स लाद दिया जाए। तो इस वजह से लोग जो हैं प्रामाणिक आंकड़े या सही आंकड़े नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करवाने के लिए जांच करवा रही है। ऊंची जाति के लोग जो हैं अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे और महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से कट कर रहे हैं। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच की को सही नहीं माना जाता था। तमाम लोग ऐसे थे जो रूढ़िवादी मान्यताओं से ग्रसित थे। उनको लगता था कि भाई जनगणना करवा रहे हो तो हमारे घर की जो औरतें हैं उनके बारे में आप पूछताछ क्यों कर रहे हो। तो इस बात को लेकर वो काफी असहज थे। तो ये बात भी यहां पर बताई गई है। इसके अलावा आप यहां पर यह भी देखेंगे जनगणना में बहुत सारे लोग क्या थे, अपनी बहुत ज्यादा ऊंची हैसियत का दिखावा भी करते थे। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। जैसे शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फेरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो थे कि जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारी बताते थे। तो ऐसे में वही जो जनगणना का वर्गीकरण तैयार किया गया था उसमें दिक्कत आ जाती थी। भाई जनगणना के वर्गीकरण में उन्हें रख दिया गया व्यापारी वाली स्थिति में, लेकिन वास्तविकता में वो मजदूर हैं। तो इसी वजह से जनगणना के आंकड़ों में विसंगति पैदा हुई। इसके अलावा लोग बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्राय नहीं देते थे। कहने का मतलब यही है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी उस समय की जो जनगणना के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा प्रामाणिक नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए हम लोगों ने 9वें पॉइंट के 4 सब पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं और 9वें पॉइंट में ही हम लोग अगला पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें हमारा 8वां पॉइंट हो गया, यहां पर आपका 9वां पॉइंट हो गया और 9वें पॉइंट में ये हमारा 5वां सब पॉइंट लिखा जाएगा। इसमें आप लिखेंगे 9वें के 5वें सब पॉइंट में, इसमें आप लिखेंगे लोग जनगणना के कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लोग जनगणना के कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। 9वें पॉइंट में 6वां सब पॉइंट, ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे। नौवें का 7वां सब पॉइंट, बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे। ऐसे लिख लेना, जनगणना में बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। अब देखिए इसके अलावा जो नक्शे वगैरह बनाए गए हैं उनके बारे में बताया गया। नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं। सर्वेक्षण पद्धतियों के विकास, सटीक वैज्ञानिक औजारों और ब्रिटिश शाही जरूरतों की वजह से मानचित्रों को बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन जो है 1878 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही किया गया था। उस समय तैयार किए गए नक्शों से हमें काफी सारी जानकारी तो मिलती है, साथ ही अंग्रेज शासकों की सोच में निहित भेदभाव भी उजागर हो जाता है। शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों को नक्शे में चिन्हित नहीं किया गया क्योंकि इन्हें लगता था कि इन्हें जब चाहेंगे हम हटा देंगे, इनकी जमीन को जब चाहे हम छीन कर वहां पर कोई भी व्यवसायिक कारखाना खोल सकते हैं। परिणाम स्वरूप यह मान लिया गया कि नक्शे पर मौजूद ये रिक्त स्थान अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। ये अंग्रेजों का हाल था। तो यहां पर अब आपने 9वां पॉइंट लिख लिया है। 10वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे सर्वे ऑफ इंडिया ब्रैकेट में भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया था। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, नक्शे अंग्रेज शासकों की सोच में निहित
नक्शे अंग्रेज शासकों की सोच में निहित भेदभाव को भी उजागर करते थे, भेदभाव को भी उजागर करते हैं। इनमें शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों को चिन्हित ही नहीं किया गया। इसी में सेकंड सब पॉइंट, परिणाम स्वरूप यह मान लिया गया कि नक्शे पर मौजूद ये रिक्त स्थान अन्य विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। ये 10वें का दूसरा सब पॉइंट है। इसके अलावा आबादी के रुझान बताए गए हैं कि आबादी में क्या क्या बदलाव आया है। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की जो रफ्तार है ये धीमी रही है। इसके अलावा बताया गया 1900 से लेकर 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी जो थी 10% से बढ़कर 13% के करीब हो गई थी। यानी कि पूरी 19वीं सदी के और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों में जो देश की आबादी है इसमें बहुत मामूली वृद्धि हुई है। तो देखिए, साथ के साथ आप नोट डाउन करेंगे 11वां पॉइंट। इसमें आप लिखेंगे सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। इसी में पहला सब पॉइंट, 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर 13% हो गई थी। अब देखिए, शहरीकरण की जो आबादी का प्रतिशत है वो दिखाया गया है। 1891 में 9.4% थी, 1901 में 10% थी, 1911 में फिर से कम रह गई है, 1921 में फिर से थोड़ी बढ़ी है, 31 में 11.1 हो गई है, 41 में जो है 12.8% पहुंच गई है। अब देखिए, यहाँ आगे ये बात भी बताई गई है, ये 3 शहर हैं मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इन 3 शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे तत्कालीन शहर भी कमजोर पड़ते जा रहे थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये जो शहर हैं ये भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे। मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद भारत से तैयार माल की बजाय इनसे फिर कच्चा माल निर्यात होने लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है वैसे ही जो निर्यात की दिशा है वो बदल गई है। पहले हमारे निर्यात में जो यहाँ पर बनी हुई वस्तुएं थी वो निर्यात की जाती थी। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई है तो इन 3 प्रमुख शहरों से कच्चा माल निर्यात किया जाने लगा है। ये बात यहां बताई गई है। तो 12वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये तीनों का मतलब बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास से है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये तीनों शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे। इसी में सब पॉइंट, मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। ये 12 का सब पॉइंट है। इसी के साथ साथ जो है रेलवे का विस्तार भी हुआ है। देखिए, रेलवे का जो भारत में विकास किया गया है ये अंग्रेजों ने अपने हितों को ध्यान में रखकर किया है। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे का विकास किया। अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि भारत के जो अंदरूनी हिस्से हैं यहाँ से कच्चा माल लाकर कैसे भी करके जो व्यापारिक पत्तन है वहां तक पहुंचाया जाए और वहां से वो माल जहाजों में लादकर इंग्लैंड में पहुंचे। तो इसलिए रेलवे का भारत में विकास किया गया। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई और इसने शहरों की काया पलट दी। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। अब देखिए, रेलवे के विकास से पहले भारत के कुछ ऐसे शहर थे जो कि नदियों के तट पर स्थित थे और वो भी व्यापार के केंद्र रहे थे। जैसे मिर्जापुर की कहानी कही गई है कि गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास और सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद
कुछ नई रेलवे कॉलोनियों की स्थापना हुई है, जैसे जमालपुर, वाल्टेयर और बरेली जैसे जो रेलवे नगर हैं, ये फिर अस्तित्व में आए हैं। अब देखिए, आप लोग 13वां पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे 1853 में रेलवे की शुरुआत के साथ आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत के बाद आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। इसी में सब पॉइंट करके, उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था। जो रेलवे के आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा। तेरे का सेकंड सब पॉइंट, रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप्स और रेलवे कॉलोनियों की भी स्थापना शुरू हो गई। इसी में थर्ड सब पॉइंट, जमालपुर, वाल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। ये तेरे का थर्ड सब पॉइंट है। अब आपकी अगली हेडिंग है, नए शहर जो इन्होंने स्थापित किए थे वो कैसे थे। बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बंबई जो हैं, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने इन्हीं बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की वजह से इन्होंने अपने जो कारखाने या अपनी बस्तियां थी उनको किलाबंद किया, उनकी किलेबंदी की, ताकि जो यूरोप की अन्य कंपनियां थी, यूरोप के अन्य जो व्यापारी थे, वो इन पर आक्रमण न कर सकें। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बंबई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। तो ये पूरी किलेबंद कॉलोनियां थी, ताकि बाहरी व्यापारी या बाहरी लोग इन पर आक्रमण न कर सकें। यूरोपियों और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय के लेकर में उन्हें व्हाइट टाउन में, जहाँ पर ये गोरे लोग यानी ब्रिटिश अधिकारी, जहाँ पर ब्रिटिश लोग रहते थे, उन जगहों को व्हाइट टाउन कहते थे। और जहाँ पर भारतीय लोग रहते थे उन्हें ब्लैक टाउन यानी काला शहर के नाम से उद्गृत किया जाता था। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, यहाँ पर साथ के साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन भी करेंगे। 14वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन तीनों शहरों की बस्तियों की किलेबंदी कर दी गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन तीनों शहरों की बस्तियों की किलेबंदी कर दी गई। तो 3 शहर कौन से हैं? ये वही 3 शहर हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, फोर्ट का मतलब किला, फोर्ट विलियम, और बंबई में फोर्ट। ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। ये 14 का पहला सब पॉइंट है। इसी में ही सेकंड सब पॉइंट, यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे।
जिन्हें व्हाइट टाउन ब्रैकेट में गोरा शहर और ब्लैक टाउन के नाम से उद्ग्रत किया जाता था। ये 14 का सेकंड सब पॉइंट है। देखिए इसके कई कारण थे। ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन बनने के कई कारण ये भी थे क्योंकि भारतीय लोग जो थे इन व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखते थे और इन्हें भी ये डर बना हुआ था कि कहीं जो भारतीय लोग हैं इन पर आक्रमण ना कर दें, क्योंकि इससे पहले इनके साथ हो चुका था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिराजुद्दौला ने एक बस्ती पर आक्रमण किया था जिसमें कई सारे यूरोपीय अंग्रेज जो है मारे गए थे। तो इन्हें यह डर भी था कि कहीं यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासक वगैरह इन पर आक्रमण ना कर दें। इस वजह से भी इन्होंने अपने जो क्वार्टर वगैरह है, अपनी बस्तियां जो है उनको सेपरेट रखा। इसके अलावा देखिए कुछ चीजें और बताई गई हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि जहां जहां पर इन शहरों में इन लोगों ने अपनी बस्तियां स्थापित की हैं, इन शहरों का विकास हुआ है, तो वहां पर कुछ भारत के समृद्ध व्यापारी यहाँ पर आ गए हैं और इन्होंने भी यहाँ पर अपने कारखाने लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बंबई में सूती कपड़ा मिलें लगाई। कलकत्ता के बाहरी इलाकों में यूरोपियों के स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गई। यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। नहीं, भारत में जो आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत मानी जाती है वो इन्हीं कारखानों से मानी जाती है। तो आप लोग 15वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बंबई में सूती कपड़ा मिलें ब्रैकेट में 1857 में लगाई गई है, लगाई। इसी में सब पॉइंट, कलकत्ता के बाहरी इलाके में यूरोपियों के स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गई। आगे यहां बताया गया है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था जो थी मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। देखिए आप लोगों ने जैसा कि समझा है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास का विकास अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए किया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए थे और यहाँ पर मौजूद बंदरगाहों से अंग्रेज कच्चा माल इंग्लैंड के लिए भेजते थे और इंग्लैंड से बना हुआ माल जो है इन बंदरगाहों के जरिए भारत के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाता था। तो समझने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर किसी भी प्रकार की विनिर्माण इकाई की स्थापना नहीं की है, किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की यहाँ पर स्थापना नहीं की है। इन बंदरगाहों का या इन शहरों का इस्तेमाल केवल और केवल सेवा क्षेत्र के रूप में हो रहा है, यानी यहाँ पर कच्चा माल लाया जा रहा है, कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा है और इंग्लैंड से बना हुआ माल यहाँ शहरों के जरिए, इन शहरों के बंदरगाहों के जरिए भारत के विभिन्न इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। यानी यहाँ पर ये जो शहर हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, न कि विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत। तो 16वां पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे कलकत्ता, बंबई और मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। अर्थशास्त्री इसे तटीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र मानते हैं या कहते हैं। अर्थशास्त्री इसे तटीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह आपका 16वां पॉइंट है। यानी हम कलकत्ता, बंबई और मद्रास को औद्योगिक शहरों की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। औद्योगिक शहरों की संज्ञा उन शहरों को दी जाएगी जहां पर विनिर्माण हो रहा है, यानी प्रोडक्शन हो रहा है, उन शहरों को मानेंगे। तो अगर हम औद्योगिक शहरों की दृष्टि से देखें तो उस समय एक तो कानपुर था और दूसरा जमशेदपुर था। कानपुर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर में स्टील उत्पादन के लिए यह विख्यात था। तो हम इन शहरों को औद्योगिक शहर मानेंगे। तो यहां पर अब आप लोग 16 का सब पॉइंट लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे सही मायने में केवल 2 औद्योगिक शहर थे, डैश लगाकर कानपुर और जमशेदपुर, विराम। कानपुर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। यह आपका 16 का सब पॉइंट है। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं
अंग्रेजों ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास का जो विकास है अपने व्यापारिक हितों के लिए किया है। तो कलकत्ता बढ़ रहा था, बंबई भी बढ़ रहा था, मद्रास भी बढ़ रहा था, लेकिन इससे भारत के अंदरूनी इलाकों की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो यहां पर वही बात बताई गई है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास बड़े शहर तो बन गए, लेकिन इससे औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय छापा नहीं हुआ। एक नया शहरी परिवेश। अब देखिए इन शहरों में किन लोगों को स्थान ज्यादा दिया गया, किन लोगों का महत्व यहाँ पे बढ़ा है वो बताया गया। दुभाषीय, यानी कि दुभाषी का मतलब क्या है, जो ऐसा व्यक्ति की जो दो भाषाएं बोल सकता है। बिचौलिए, व्यापारी और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इन नए शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अलावा कुछ एजेंसियां भी यहाँ पे स्थापित हो गई। समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना यहाँ पर होने लगी। कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी। यहाँ राइटर्स का आशय है क्लर्कों से, यानी यहाँ पर कुछ प्रशासनिक कार्यालय भी यहाँ पर खुल गए। व्यापारियों और एजेंटों ने शहरों की सीमा से सटे उपशहरी इलाकों में बगीचा घर यानी गार्डन हाउस बना लिए थे। शासक वर्ग के लिए नस्ली विभेद पर आधारित क्लब, रेस कोर्स और रंगमंच भी यहाँ पर बनाए गए। शासकों ने अपने मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर कुछ जगहों का निर्माण किया है, तो उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। 17वां पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे दुभाषीय, बिचौलिए, व्यापारी और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इन नए शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसी में सब पॉइंट, समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए, जैसे कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग, तो देखिए ये सब इमेज दिए गए हैं इमारतों के। अब देखिए यहां पे बताया गया है, अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग के दालानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज भी खरीद ली हैं। अपने अंग्रेज समामियों को प्रभावित करने के लिए वे त्योहारों पर अंग्रेजों को रंगीन दावतें भी देते थे। समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाए। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पोर्टर और निर्माण व गोदी मजदूर का मतलब होता है सामान समुद्री जहाजों पर लादते हैं, उतारते हैं, तो वो गोदी मजदूर हैं, के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते थे। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, मध्य वर्ग और भारत का जो अमीर वर्ग था उसने तो अपने आप को इनके साथ समायोजित कर लिया था, लेकिन हमारे लिए जरूरी है निम्न तबका कि निम्न तबके की हालत कैसी थी। तो निम्न तबके की हालत आपके सामने है। जो उस समय का मजदूर वर्ग था वो अधिकतर यूरोपियों की सेवा में लगा हुआ था। जैसे कोई खानसामा है, उनके लिए खाना बनाने वाला है, कोई उनका पालकी वाहक है, गाड़ीवान है, चौकीदार है, पोर्टर और निर्माण करने वाले गोदी मजदूर के रूप में उनको सेवाएं दे रहे हैं। तो मजदूर इस तरह की सेवाएं उन्हें दे रहे थे और इनके पास रहने खाने के लिए कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था। ये लोग विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। तो यहां पर आप 18वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पोर्टर और निर्माण व गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते थे। यह आपका 18वां पॉइंट है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, अंग्रेजों ने अपनी जो बस्तियां बनाई थी उन बस्तियों को उन्होंने भारतीय बस्तियों से अलग इसलिए रखा था क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर था। एक तो 1857 के विद्रोह को देख चुके थे और उन्हें यह भी लगने लगा था कि अगर हमारी बस्तियां भारतीय बस्तियों के बीचों बीच में होंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोई क्रांति भड़के या आगे कोई आंदोलन भड़के, तो ऐसे में ये भारतीय लोग हमें घेर के खत्म कर दें। तो इस भय से उन्होंने अपनी बस्तियों को सेपरेट रखा, दूरी पर बनाया।
19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप और भी बदल गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि अंग्रेजों को देशियों से के खतरे से दूर ज्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। तो इसी समय सिविल लाइन्स के नाम से एक पूरी लाइन तैयार की गई। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। सिविल लाइन्स में केवल गोरों को बसाया गया और छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। यानी जो आर्मी के अफसर हैं उनके रहने के लिए छावनियां बनाई गई। छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। चौड़ी सड़कें, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और चर्च आदि से लैस छावनियां यूरोपीय लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल थीं। यानी जो आर्मी वगैरह में अंग्रेज अफसर थे उनके लिए छावनियां बनाई गई और बाद बाकी यूरोपीय नागरिकों के लिए सिविल लाइन्स के नाम से एक सोसाइटी तैयार की गई, जहां पर केवल और केवल गोरे लोगों को बसाया जाता था। तो देखिए यहां पर हम कुछ पॉइंट आगे नोट डाउन करेंगे। अब आपका 19वां पॉइंट आएगा। 19वें में लिखेंगे आप 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए, जिनमें केवल गोरों को बसाया गया। 1857 के विद्रोह के बाद सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए, जिनमें केवल गोरों को बसाया गया। इसी में सब पॉइंट छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। इसी में आगे चौड़ी सड़कों, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और चर्च आदि से लैस ये छावनियां यूरोपीय लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल थीं। यह आपका 19 का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए अंग्रेज जो हैं भारतीय बस्तियों के बारे में क्या सोचते थे। अंग्रेजों की नज़र में जो काले इलाके हैं न केवल अराजकता हो हल्ला के केंद्र थे, बल्कि वो गंदगी और बीमारी के स्रोत भी थे। ऑब्वियस सी बात है कि जिस जगह पर नगर के प्रशासक रहते होंगे वहां पर साफ सफाई होगी, वहां के कर्मचारी भी ढंग से काम करेंगे। और ऐसी बस्तियां जिन बस्तियों को अंग्रेज पहले से ही नीची दृष्टि से देखते हैं, तो वहां पर सफाई कर्मचारी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, तो और ज्यादा गंदगी वहां बढ़ेगी, बीमारियां भी फैलेंगी। तो अंग्रेजों की नज़र में जो भारतीय बस्तियां थी वो बहुत ज्यादा अराजकता वाले केंद्र और गंदगी और बीमारी के स्रोत थी। जब हैजा और प्लेग जैसी महामारियां फैली और हजारों लोग मारे गए, तो औपनिवेशिक अफसरों को स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। उनको यह भय लगने लगा कि ये बीमारियां जो है ब्लैक टाउन से कहीं व्हाइट टाउन में ना फैल जाएं। इसलिए 1860 और 70 के दशक में सफाई के प्रशासकीय उपाय भी लागू किए गए। लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधारित जलापूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी निर्मित की गई। यानी ये सब इन्होंने अपने को बचाने के लिए किया, भारतीयों के हित के लिए नहीं किया, बल्कि अपने को बचाने के लिए कि हम इन्फेक्टेड ना हो जाएं, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो यहां पर 20वां पॉइंट यहां पर आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे अंग्रेजों की नजर में काले इलाके न केवल अराजकता और हो हल्ले का केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी का स्रोत भी थे। इसी में सब पॉइंट, जब हैजा और प्लेग जैसी महामारियां फैली तो 1860-70 के दशकों से साफ सफाई के बारे में कड़े प्रशासकीय उपाय लागू किए गए। लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधारित जलापूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी निर्मित की गई। ये 20 का पहला सब पॉइंट है।
इसके अलावा हिल स्टेशन को डेवलप करने में भी इनका सबसे बड़ा योगदान है। हिल स्टेशन का मतलब पर्वतीय शहरगाह। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेज जो है यूरोप के निवासी थे, और यूरोप की जलवायु आप देखें तो यूरोप की जलवायु शीतोष्ण जलवायु, ठंडी जलवायु, यानी अंग्रेज जो है ठंडी जलवायु के रहने वाले लोग थे। और भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी उन्हें गर्म जलवायु में रहने का अभ्यास नहीं था। तो अंग्रेजों का मानना यह था कि गर्म जलवायु में रहने की वजह से वो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए जरूरत ऐसे इलाकों की थी जहां पर वो अपनी छुट्टियां बिता सकें, जहां पर वो गर्मी में जाकर रह सकें और अपने आप को बीमारियों से बचा सकें। तो जो हिल स्टेशन है वो पर्वतीय सैरगाह के साथ साथ इनके रहने के स्थान भी बने, यानी ये गर्मियों में इन्हीं हिल स्टेशन में रहा करते थे। हिल स्टेशन की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। शिमला, वर्तमान में शिमला है, इसकी स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान की गई। अंग्रेज मराठा युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। यह हिल स्टेशन जो है फौजियों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। यानी कि ये हिल स्टेशन जो है कई दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। एक तो अंग्रेज अफसरों के लिए भी, जो कि गर्म जलवायु में रहने के आदी नहीं है, उनके लिए जरूरी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से ये अपने फौजियों को ठहरा सकते हैं, जो कि यूरोपीय फौजी जो कि भारत के गर्म जलवायु में बार बार बीमार पड़ रहे थे, ठंडे इलाकों में रहकर अब इनका स्वास्थ्य भी सही हो जा रहा है। तीसरी बात यह है कि यहाँ से ये निगरानी भी कर सकते हैं अपनी सरहदों की, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो कई फायदे थे इनके। तो यहां पर आप लोग 22वां पॉइंट यहाँ नोट डाउन, 21वां पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। इसमें पहला सब पॉइंट, शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान की गई। इसी में सेकंड सब पॉइंट, अंग्रेज मराठा युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू, जो कि राजस्थान में पड़ता है, में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। तो ये 3 हिल स्टेशन है, एक तो शिमला है, एक माउंट आबू है और दार्जिलिंग है। ये आपका 21 का सेकंड सब पॉइंट है। तो यहां पर वही सब चीजें हैं कि अंग्रेज गर्म मौसम को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे। उन्हें गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे ज्यादा आशंका रहती थी। इन हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में विकसित किया गया था, यानी सिपाहियों को यहां विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था। क्योंकि हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी, इसलिए नए शासकों को वहां की आबो हवा काफी लुभाती थी। जैसे बताया गया है कि 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी। शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया। आप यहां पर ये देखेंगे, यहां पर यूरोपीय शैली में इमारतें भी निर्मित होने लगी हैं। जैसे यहां पर आपके सामने दिखाया जा रहा है, जॉन मार्शल का मकान है, औपनिवेशिक मकान है, जो कि शिमला में है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी बताई गई। देखिए, यहां पे पहले कुछ चीजें नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे लिखेंगे आप थर्ड सब पॉइंट, इन हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया था। सिपाहियों को यहां विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था। इसी में आगे चौथा सब पॉइंट, 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी। 5वां सब पॉइंट, शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का भी अधिकृत आवास बन गया। तो यहां पर इन्होंने कौन कौन सी इमारतें बनवाई उनके बारे में बताया गया है। एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान अंग आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक दावत, चाय, बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस, रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियों का सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का था। इन सब के बारे में बताया है। अब ये तो हो गई अंग्रेजों की बात।
कि अंग्रेज यहाँ पर क्यों पहुंचे, हिल स्टेशनों को क्यों चूज किया। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतीयों की। देखिए, जब यहाँ पर रेलवे का विस्तार हुआ, जब यहाँ पर रेलवे लाइन पड़ गई, तो रेलवे के आने से ये पर्वतीय शहरगाहें अब भारतीय लोगों के लिए भी यहाँ पर उपलब्ध हो गई। यानी यहाँ पर जो भारत के धनाढ्य परिवारों के लोग थे वो भी यहाँ पर आने जाने लगे। उच्च और मध्यवर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर आने जाने लगे। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, 21 का छठवां पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, रेलवे के आने से ये पर्वतीय शहरगाहें रेलवे के आने से ये पर्वतीय शहरगाहें अब भारतीय लोगों के लिए भी की पहुंच में आ गई। रेलवे के आने से ये पर्वतीय शहरगाहें अब भारतीय लोगों की पहुंच में आ गई। उच्च और मध्यवर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। इसके अलावा हिल स्टेशन के बगल में ही आप देखेंगे यहाँ पर चाय के बागान भी थे। तो हिल स्टेशन के पास में चाय के बागान होने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर से मजबूत मजदूर भी आए हैं। तो बताया है कि हिल स्टेशन के पास के इलाकों में चाय और कॉफी बागानों की स्थापना से मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहां आने लगे थे। तो ये आपका 21 का 7वां सब पॉइंट है। हिल स्टेशन के पास के इलाकों में चाय और कॉफी बागानों की स्थापना से मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहां आने लगे थे। यानी जिन स्थानों को लोग यूरोपियों ने अपने शहरगाह के रूप में विकसित किया था, अब वो शहरगाह नहीं रह गए थे, बल्कि वो औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगे थे। अब देखिए, नए शहरों का सामाजिक जीवन। इन लोगों ने यातायात के कौन कौन से साधन यहां पर चलवाए हैं उनके बारे में बताया है। घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। देखिए, ट्राम एक प्रकार की ट्रेन होती है जिसमें केवल एक सिंगल डिब्बा, वही इंजन है, वही डिब्बा है और उसमें लोग यात्रा करते हैं। ट्राम जो है भारत के कलकत्ता की एक खास विशेषता है। इस तरह की आप देख पा रहे हैं ट्राम, ये आप देख पा रहे हैं ट्राम ट्रेन। अगर आपको ट्राम देखना हो तो यूट्यूब पर ट्राम डालिए और आपको ट्रेन दिख जाएगी, ट्राम ट्रेन कैसी होती है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों के मिलने जुलने की अब नई जगह विकसित होने लगी, जैसे टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरी लोगों में लोगों को मिलने जुलने की जो उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। यानी पहले लोग अपने जो उनके सामाजिक संबंध थे अलग प्रकार के थे, लेकिन जब से शहर का जो नक्शा है अलग प्रकार से गढ़ा गया है तो लोगों की जो मिलने जुलने की या सामाजिक अंत्यक्रिया की जो जगह है वो भी परिवर्तित हो गई है। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अकाउंटेंट की मांग बढ़ती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि मध्य वर्ग बढ़ता गया। इसके अलावा यहाँ पे बताया है, शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं, सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय भी व्यक्त कर सकते थे। यानी मध्य वर्ग ने इनके बारे में अपनी राय भी व्यक्त की है। इसके अलावा शहरों में महिलाओं की स्थिति बताई गई है। शहरों में औरतों के लिए नए अवसर थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों से माध्यम से जो मध्यवर्गीय औरतें हैं खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन रूढ़वादियों को डर यह था कि कहीं अगर औरतें पढ़ लिख गईं तो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था ही पलट जाएगी। तो इस तरह का भय भी यहां पर व्याप्त था। समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे नौकरानी और फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी के रूप में कार्य करने लगी। हालांकि नौकरी करने वाली स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं माना जाता था जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में जा रही थी। ऐसा उस समय के लोगों का मानना था। शहर में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गांव में छोड़कर आते थे। शहर की जिंदगी एक संघर्ष थी। नौकरी पक्की नहीं थी, खाना बहुत ज्यादा महंगा था और रिहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीबों ने वहां प्राय अपनी एक अलग जीवंत संस्कृति रच ली थी। जैसे अपने धार्मिक त्योहार हैं, तमाशे वगैरह हैं, स्वांग वगैरह हैं, इनमें वो उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे, जिनमें ज्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का वो मजाक भी उड़ाते थे। तो यहाँ पर मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की जो लाइफ है उस लाइफ के बारे में भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर 22वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे,
घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों और बसों के आने से अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बच सकते थे। इसी में सब पॉइंट टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने की उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। ये आपका 22 का पहला सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट शहरों में क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अकाउंटेंट की मांग बढ़ती जा रही थी। नतीजतन मध्य वर्ग बढ़ता गया। इसी में आगे 22 का थर्ड सब पॉइंट शहरों में पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से मध्यवर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थीं। यह 22 का थर्ड सब पॉइंट है। इसी में चौथा सब पॉइंट महिलाएं नौकरानी और फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी और फिल्म कलाकार के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी। लेकिन ऐसी महिलाओं को सम्मानित नहीं माना जाता था। ये 22 का चौथा सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर एक महिला और है जिनका जिक्र किया गया है, विनोदिनी दासी। बंगाली रंगमंच में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की जानी मानी हस्ती थी। इन्होंने नाटककार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष के साथ काफी काम किया। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना के पीछे उनका मुख्य हाथ था। 1910 से लेकर 1913 के बीच उन्होंने आमर कथा के नाम से किस्तों में अपनी आत्मकथा भी लिखी। तो देखिए इनके बारे में, यानी ये अभिनेत्री हैं, उनके बारे में बताया गया, तो नोट करके आप यहां लिखेंगे विनोदिनी दासी, इनका टाइम पीरियड 63 से लेकर 1941। विनोदिनी दासी बंगाली रंगमंच में जानी मानी हस्ती थी। इसी में सब पॉइंट स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना के पीछे उनका मुख्य हाथ था। इसी में सेकंड सब पॉइंट 1910 से लेकर 1913 के बीच उन्होंने आमार कथा के नाम से किस्तों में अपनी आत्मकथा लिखी। इसी के साथ हम इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त कर रहे हैं। चूंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तथ्य भी हैं, तो इसलिए हमें नोट्स भी बनाने पड़ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये नोट्स इतने ज़्यादा आसान है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में कहना क्या चाह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।